नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट मैथ्स 1 to 8 यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को एनसीईआरटी बेस के सिलेबस हम लोग अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो हमारा टॉपिक था, आप देखिए, हम लोगों ने नंबर सिस्टम कवर कर लिया, हम लोगों ने दशमलव यानी कि डेसिमल, और हम लोगों ने आपका भिन्न देख लिया। भिन्न के साथ साथ हम लोगों ने अभी पिछली वीडियो में घातांक और घात वाले प्रश्नों को हमने देखा। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है डेटा हैंडलिंग। ठीक है, देखिए इससे आपको एक दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। डेटा हैंडलिंग यानी कि आंकड़ों का प्रबंधन, ये आपको क्लास 6 की बुक में, क्लास 7 की बुक में और क्लास 8 तीनों की तीनों बुक में चैप्टर दिया हुआ है। उसको हम कंबाइन करके आपको समझाएंगे और सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। देखिए, तो टॉपिक का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, या इंग्लिश में कहें डेटा हैंडलिंग। ठीक है, अब ये डेटा हैंडलिंग क्या है पहले हम समझते हैं, फिर इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए, आंकड़ों के प्रबंधन से या आंकड़ों का प्रबंधन कहने का इसका मतलब ये है संख्याओं के समूह का प्रबंधन, या आप कह सकते हो कि समूह में संख्याओं का जो समूह होता है वही है आंकड़ों का प्रबंधन, या उसको हम किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं ये प्रबंधन है। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा कहें अगर हम आपको, जैसे मान लीजिए स्कूल की कभी लाइन लगती है, तो मान लीजिए एक तरफ लग जाए कक्षा 1 की लाइन, एक तरफ 2 की, एक तरफ 3 की, एक तरफ 4 की, एक तरफ 5 की। ठीक है, तो ये जो क्रम होता है इसको हम देख के बता देंगे कि अच्छा इसमें 1 वाले बच्चे हैं, इसमें 2 वाले हैं, इसमें 3 वाले हैं, इसमें 4 वाले हैं, इसमें 5 वाले हैं। यानी कि एक सिस्टम से हमने सबको सजा दिया या लगा दिया, ये क्या हो गया, प्रबंधन हो गया। ठीक है, दूसरे एग्जांपल्स की बात करें, जैसे मान लीजिए किसी गराज में आप गए या किसी आप शोरूम में गए, वहां मान लीजिए 50 मोटरसाइकिल है और आपके पास 30 कार है, मान लीजिए 20 ऑटो रिक्शा है, 20 टेम्पो है। तो उन संख्याओं को हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं, कैसे दर्शा सकते हैं, यही सारी तकनीकी क्या है, हमारी डेटा हैंडलिंग है। ठीक है, अलग अलग तरीके से भी दर्शाया जाता है, जिसलिए इसका अलग अलग नाम भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक एक नाम को हम देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। ठीक है, जिसमें हमारा पहला आता है टैली मार्क। अब देखिए, जो टैली मार्क है डेटा हैंडलिंग की जगह पे, जो टैली मार्क है ये क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट इसका ये है डेटा हैंडलिंग का कि जो भी वस्तुएं होंगी, संख्याएं होंगी, उसको हम कैसे दर्शा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, यही हमारा क्या है, डेटा हैंडलिंग है या आंकड़ों का प्रबंधन है। पहली मार्क की बात करें, जैसे मान लीजिए हमको दिखाना है 4 कार दिखाना है मान लीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, हमने मान लीजिए लिखा, चलिए हमको मान लीजिए दिखाना है 4 कार हमें शो कराना है, 11 बस शो कराना है, और चलिए मान लीजिए आपको 6 साइकिल शो कराना है। ठीक है, हम कैसे शो कराएंगे इसको, सिंपली इसके लिए टेबल बनता है, सिंपली इसके लिए टेबल बन जाएगा। ठीक है, आप ऐसे टेबल बना लेंगे। अब देखिए, टेबल बनाने के बाद हमको क्या करना है, 4 कार दिखाना है, तो 1 2 3 4 हो गया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। 11 बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हम ऐसा दिखा दें, हो जाएगा। लेकिन नहीं, पहली मार्क में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक 4 के बाद 1 2 3 4 4 हो गया, अब 5वीं लाइन से टेढ़ी आएगी। ठीक है, अभी हो गया 5 6 7 8 9 9 हो गया, फिर अगला वाला 10, फिर 11, यानी कि प्रत्येक 4 लाइन के बाद में 5वीं लाइन टेढ़ी खींची जाएगी। इस प्रक्रिया को या वस्तुओं के दर्शाने की इस तकनीक को हम क्या कहते हैं, टैली मार्क कहते हैं। ठीक है, 6 साइकिल दिखाना हुआ तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, सिंपली आप दिखा सकते हो, यानी कि 4 तक आप सीधा जाओगे, फिर एक टेढ़ी लाइन, फिर 4 तक सीधा, फिर एक टेढ़ी लाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कह दें कि 19 आम को दर्शाइए टैली मार्क्स पे, और मान लीजिए 14 अमरूद को दिखाना है, हम कैसे दिखाएंगे, सिंपल है, 19 को दिखाना है 1 2 3 4 5,
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गया। अब 20 तो है नहीं, तो टैली मार्क के अकॉर्डिंग ये हमारा सिंबल हो जाएगा। 14 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये जो आप कह सकते हो प्रदर्शन होता है, या जिसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, जिसको ऐसे लिखते हैं, या ये जो तकनीकी है आंकड़ों को प्रदर्शित करने का, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टैली मार्क। ठीक है, टैली मार्क के अंतर्गत 4 लाइन सीधी होगी, उसके बाद में 5वीं लाइन को हम तिरछा या आड़ा तिरछा खींचते हैं, जिस प्रक्रिया के दौरान या जिस प्रक्रिया से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको 5 5 10 3 13 13 को दिखाना होगा तो हम ऐसे आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है। क्लियर हो गया? सिंपल है, कोई आप कर नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि 14 पेंसिल को या 25 पेंसिल को टैली मार्क से दिखाइए, तो आप आराम से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो आंकड़ों को प्रदर्शित करने का जो तरीका है, उसको हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। देखिएगा, ठीक है, ये सब लग नहीं रहा है कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, और हड़बड़ी में गलती हो जाती है। ठीक है, तो गलती ना हो उसके लिए तैयार रहिए। देखिए, अब ये पिक्टोग्राफ क्या है? पहली मार्क तो समझ में आ गया, पिक्टोग्राफ क्या है। जैसे देखिए, अगर हमने कहा कि हमको 6 कार दिखानी है, ठीक है, और मान लीजिए हमको दिखाना है, मान लीजिए हमको दिखाना है 8 साइकिल। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो, पुस्तक ले सकते हो, किताब, पेड़ पौधे, आदमी, औरत, बालक, बालिकाएं, कुछ भी ले सकते हो। ये तो समझाने के लिए सिर्फ है। अब हम इसको कैसे दिखा सकते हैं? ठीक है, जैसे अगर इसको दिखाना हुआ, हम कैसे दिखा सकते हैं इसको? अगर किसी सिंबल से हम प्रदर्शित करें, तो उसको हम क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ। जैसे हमने कहा कार है, कार हम बना नहीं सकते, या अगर चित्र में कार भी बना है तो भी किसके अंतर्गत आएगा? पिक्टोग्राफ। अब हम कार नहीं बना सकते, तो 6 कार है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहां आप लिखेंगे ये 0 बराबर क्या है? कार। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम समझ जाएंगे कि 6 कार है। अब साइकिल है, साइकिल का सिंबल आप मान लीजिए प्लस 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 दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, प्लस मतलब हमारा हो गया साइकिल। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया? यह ग्राफ आपका हो गया पिक्टोग्राफ। या आपको उसमें हो सकता है साइकिल ऐसे बना के दे दिया जाए। अगर साइकिल बना के दे दिया गया है तो और अच्छी बात है, हम गिन के जान लेंगे। ठीक है, या मान लीजिए अगर यहाँ लिखा होता कि 8 पेन है, तो हम ऐसे पेन बना देते, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी है 8 हम पेन बना देते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें और इसमें अंतर ये है, टेलीग्राफ में आपको लाइन ही खींचना है, लाइन खींच के कट मारना है, 5वां वाला। लेकिन पिक्टोग्राफ में हम किसी भी सिंबल के द्वारा दर्शा सकते हैं कि हमारा यही चीज होगा। ठीक है, अगर एग्जांपल के लिए हम आपसे कहें कि जैसे मान लीजिए आप 3 हाथी दिखाइए और मान लीजिए 2 शेर दिखाइए, तो कैसे दिखाएंगे आप मान लीजिए कि ये हमारा हाथी है, 1 2 3 हमने दिखा दिया, और ये मान लीजिए शेर है। ठीक है, तो आपने दिखा दिया, 3 हाथी मतलब 3 ठो ये, 2 शेर मतलब 2 ये, और यहाँ नीचे आप लिख भी सकते हो ये हाथी है और ये शेर है। ठीक है, हालांकि ये एकेडमिक में आता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन हाँ पूछ सकता है कि इसका क्या मतलब है, तो आप समझिएगा। ठीक है, आपसे ऐसे दे दे करके पूछेगा, हाँ ऐसे दे दिया यहाँ पे, ये हाथी बना देगा, ये आपसे कहेगा कि बताइए ऊपर लिखित ग्राफ के अनुसार हाथियों की संख्या शेर की संख्या से कितना ज्यादा है, या कह लेगा शेर की संख्या हाथियों की संख्या से कितना कम है। तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये किसकी बात हो जाती है? पिक्टोग्राफ की। देखिए सिंपल है, इसलिए हम ज्यादा इस पे जोर नहीं दे रहे हैं, और एग्जाम में थोड़ा सा अभी आजकल कम आ रहा है। तो सिंबल्स, ठीक है, हमने लिख दिया सिंबल्स, तो आप समझ जाइएगा सिंबल्स कहने का तात्पर्य ये है कि सिंबल के माध्यम से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए, अब अगला हमारा आता है बार ग्राफ। ये बहुत जरूरी है,
और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बार ग्राफ। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। देखिए बार ग्राफ को डिनोट करने के लिए हम बार ग्राफ बनाते हैं और उसी के अनुसार चीजों को हम दिखाते हैं। जैसे देखिए बार ग्राफ कुछ इस हिसाब से बनाया जाता है और इसको हम पढ़ करके आंकड़ों का विवरण हम देते हैं। जैसे समझिएगा, अब मान लीजिए हमने कहा कि किसी कक्षा में या कोई एग्जाम होता है, ठीक है, एग्जाम, उस एग्जाम में हाईएस्ट मार्क कितना है, 100 नंबर का। यानी कि आप कह सकते हो कि प्रत्येक जो पेपर है आपका 100 नंबर का है। ठीक है, ये 70 है, ये 60 है, 50 है, 40 है, 30 है, 20 है, 10 है। ठीक है, ऐसे मोटा मोटा समझिएगा। या अच्छा रुकिए थोड़ा अच्छा ही बना दे। देखिए ये मान लीजिए ये 100 हो गया, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 और 0। ठीक है, अब मान लीजिए ये ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, या आप कह सकते हो ये आंकड़ा दिया हुआ है। आंकड़ा क्या है, ये मान लीजिए सब्जेक्ट मार्क्स है। ये क्या है, सब्जेक्ट मार्क्स। ठीक है, क्या है, सब्जेक्ट मार्क्स। अब यहां मान लीजिए सब्जेक्ट हमने लिखा, ये मैथ हो गया, ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया मान लीजिए ईवीएस, और ये हो गया मान लीजिए जियोग्राफी। ये 4-5 विषय हो गए, संस्कृत भी मान सकते हैं। ठीक है, अब हमने कह दिया कि या इसका विवरण आपको एग्जाम में दिया रहेगा। अब देखिए बना दिया, यहां पे ऐसे ग्राफ बना देगा, यहां पे ऐसे ग्राफ बना देगा। ठीक है, ऐसे बना रहता है। तो आप तैयार देखिए आपको देख के बताना है कि ग्राफ के अनुसार उस बच्चे ने कितना मार्क्स गेन किया है या कितना मार्क्स उसको प्राप्त हुआ है। देखिए, चलिए देखिए हमने ग्राफ बना दिया। आप समझिएगा, ऐसे मान लीजिए दिया कि सोहन ने 10वीं परीक्षा पास की। परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण निम्न चार्ट अनुसार प्रदर्शित है। तो बताइए, क्या पूछेगा आपसे, तो बताइए कि ईवीएस में उसके कितने मार्क्स आए। अब आप देखिए ईवीएस ये है, फटाक से जाइए ऊपर, ये इसके सामने कितना है, 90। यानी कि उसका मार्क्स ईवीएस में कितना आया था, 90। ठीक है, अब आपसे ऐसे नहीं पूछता, आपसे कंफ्यूज करके पूछता है। पूछेगा बताइए किन दो विषयों के मार्क्स या किन दो विषयों के अंक समान थे। तो अगर आप ध्यान दें, देखिए ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ बराबर है, 70 नंबर। इसमें मैथ में और संस्कृत में उसके नंबर समान थे। आपसे पूछता है कि दो समान विषयों में प्राप्त अंकों का योग सबसे ज्यादा प्राप्त विषय में अंक के से कितना ज्यादा है। तो दो समान ये हो गए 70-70, जोड़ दीजिए 140, 140, और सबसे ज्यादा किसमें पाया है, इसमें 90 नंबर। तो 140 में से 90 घटा देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे ग्राफ पूछेगा हम वैसे काम कर लेंगे और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आपसे कहेगा कि सबसे ज्यादा किस विषय में पाया है और सबसे कम, दोनों का अंतर बताइए, दोनों का योग बताइए। तो आप यहां से ग्राफ फटाक से रीड करेंगे, इसमें 40 नंबर पाया है, इसमें 90 नंबर। योग कहेगा जोड़ देंगे और अंतर कहेगा तो घटा देंगे। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में इसी ग्राफ का एक थोड़ा सा रूप और चेंज कर दिया है। चेंज क्या कर दिया है, आपको डबल ग्राफ दे देगा। देखिए देखिए डबल ग्राफ, ऐसे इस सब में एक एक को जोड़ देगा। ठीक है, जोड़ने के बाद में आपसे कहेगा क्या, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर चला गया, अब आपसे कहेगा इसमें ईयर लिख देगा। ईयर मतलब एक लिख देगा मान लीजिए 2022 और एक लिख देगा 2023। तो आपसे कहेगा कि 2022 की अपेक्षा 2023 में किस विषय में नंबर बढ़े हैं। तो अगर आप ध्यान दें, देखिए 23 में ज्यादा है, 22 में कम है, 22 में कम है, 23 में ज्यादा है। इसमें देखिए 22 में ज्यादा है, 23 में कम हो गया। तो अगर आपसे पूछा कि
किस वर्ष में या किस विषय में 23 की अपेक्षा 22 में नंबर ज्यादा थे, तो 23 में इसमें 90 है, 22 में 95 हो गया, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये आप यहां से ग्राफ रीड कर लेंगे, ठीक है। तो आपको डबल डबल ग्राफ भी देगा, सिंगल सिंगल भी ग्राफ देगा, तो आप उस अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके अच्छे से काम कर लीजिएगा, ठीक है। ये किसकी बात हो गई? ये बात हो गई बार ग्राफ की, ठीक है। चलिए अब देखिए, हमने 1 2 3 टाइप के ग्राफ पढ़ लिए हैं, और तीनों टाइप के ग्राफ इंपॉर्टेंट तो है ही, किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो सब है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कहेंगे तो अब वो आने वाला है पाई चार्ट, या इसको कहते हैं वृत्त आलेख। देखिए वृत्त आरेख है, सॉरी इसका नाम क्या है, हाँ वृत्त आलेख है। देखिए ये बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन आपको खूब पूछा है, खूब दबा के पूछा है, तो इसको हम जरा अच्छे से समझेंगे। और समझना क्या है सिंपल ही, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। देखिए वृत्त आलेख जैसा कि नाम से ही लग रहा है, या पाई चार्ट, आपको सीधा सीधा आपको एक गोला बनाया रहेगा, ऐसे गोला बनाया रहेगा, इस गोले का कई भाग कर देगा, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन बना के पूछेगा। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। जैसे देखिए, अगर हम बात करें इस पाई की, तो अगर हम परसेंटेज में लें तो इसको मानेंगे कि ये पूरा 100% है। कितना है? 100% है, यानी कि पूरा पूरा हमारा भरा हुआ है। हमने कहा इस गोले को आधा बांट दीजिए, तो आप कहेंगे कि 50 इधर हो जाएगा, 50 इधर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, हमने कहा इस गोले को ऐसे बांट दीजिए, तो आप कहेंगे अब 25 ये हो गया, 25 ये हो गया, 25 ये हो गया, 25 ये हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको? जैसे हमने कहा अगर 100 रुपए मान लीजिए कोई आदमी कमा रहा है, 25 रुपए का राशन लाया, 25 रुपए बच्चों की फीस दे दिया, 25 रुपए मकान का किराया दे दिया, और 25 रुपए उसने सेविंग कर ली या बचत कर ली, तो उसका पूरा पैसा कितने भाग में बट गया? 4 भाग में, ठीक है। इसी डोनेशन को या इसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं? पाई चार्ट। अब पाई चार्ट से क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के पूछता है, उसको हम समझ लेते हैं तो पाई चार्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, और इससे सवाल एग्जाम में आता है, तो अब बच नहीं पाएंगे, एकदम अच्छे से रहिएगा, समझ के एकदम अच्छे से, ठीक है। देखिए सवाल लिखा कि किसी व्यक्ति ने 51% अपना जो पैसा है वो मकान के किराए पे दे दिया। 51% पैसा उसने मकान के किराए पे दे दिया। देखिएगा, 19% हिस्सा 19% हिस्सा उसने स्कूल की फीस दे दी, बच्चों की क्या दे दी? उसने फीस दे दी, ठीक है। 10% हिस्सा 10% हिस्सा वो क्या कर रहा है? बचत कर रहा है, ठीक है। 10% हिस्सा वो बचत कर रहा है, तथा शेष, ठीक है, देखिए 10% वो क्या कर रहा है? बचत कर रहा है, ठीक है। शेष जो भी है, मान लीजिए, चलिए हम बोल रहे हैं शेष इसका जो है, यानी कि अगर आप देखें 51 और 19 70 10 80, शेष 20% वो राशन ला रहा है या राशन पे खर्च कर रहा है, ठीक है। अब कभी कभी आपको प्रेशर नहीं देगा तो हम निकाल लेंगे, अभी फिलहाल हम देने वाला ट्राई कर लेते हैं। अब कहता है वो, यदि उसकी बचत 1500 रुपए है, 1500 रुपए है, तो बताइए, आपसे पूछेगा तो बताइए मकान का किराया कितना है? मकान का किराया कितना है? अब बात को समझिएगा पहले। पाई चार्ट के अनुसार हम देखें तो हमारी बचत कितनी है? 10%। 10%, लेकिन सवाल बोला है कि 10% बराबर 1500 रुपया वो बचा रहा है। कितना?
1500 रुपया। ओके, 10% बराबर 1500, जीरो से जीरो को काट देंगे, 1% बराबर कितना आ जाएगा? 150। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है मकान का किराया, तो 51% कितना हो जाएगा? 150 गुणे 51। सिंपल सी बात है, इसको हम गुणा कर देंगे। देखिए 0, 15 कम 15, 15 पचे 75 और 1 76, यानी कि 7650 रुपए वो व्यक्ति मकान पे खर्चा कर रहा है। ठीक है, या मकान पे खर्च कर रहा है। क्लियर हुआ? तो पाई चार्ट से संबंधित ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में खूब आएंगे। एक दो चलिए हम आपको और ट्राई करा देते हैं ताकि आपकी इसमें समझ मजबूत हो जाए। देखिए सवाल को समझिएगा। अब हम यहां थोड़ा सा सवाल बदलेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। चलिए देखिए, सवाल हमारा है 45%, 45% मान लीजिए शॉपिंग में, इसमें शॉपिंग में खर्चा हो गया। ठीक है, 45% शादी ब्याह कुछ पड़ा होगा, 45% शॉपिंग में खर्चा हो गया। 25%, 25% खेल कूद का सामान में, या आप कह सकते हो कि खेल खेल में खत्म हो गया। इसके बाद में आप अगर देखें तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे 15%, 15% घर के राशन पे खत्म हो गया। बस अब आपको इतना दे दिया। ठीक है, शेष अब यहां दे दिया बचत। ठीक है, क्या दे दिया? बचत। अब बात को समझिएगा, आपसे कुछ चीजें इसने नहीं दी हैं, वो आपको खोजना पड़ेगा कि हम कैसे करेंगे। अब आपसे कह रहा है यदि व्यक्ति की बचत, यदि व्यक्ति की बचत 4500 रुपए है, 4500 रुपए है, तो खेल पर खर्च बताइए, या खेल पे जो खर्च होगा उसको हमें बताना है। बात को समझिएगा। पहले हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि ये जो पाई है पूरा 100% होता है। कितना प्रतिशत? 100। ओके, 45% शॉपिंग पे गया, 25% खेल पे, यानी कि पूरा कितना हो गया? 45 और 25 70। 70 में से 15% और राशन पे चला गया, तो टोटल उसका कितना खर्चा हो गया? 85% पैसा उसका खर्चा हो गया। कितने में से? 100 में से। तो बचा कितना उसके पास? बचा उसका 15%। कितना? 15%। लेकिन सवाल बोला है कि ये जो 15% तुम्हारे हिसाब से आ रहा है, उसके हिसाब से कितना पैसा बचाया है? 4500 रुपया। कितना? 4500 रुपया। 1% बराबर क्या हो जाएगा? 4500 बटे 15, 15 नीचे आ गया, 15 तिया 45, कितना आया? 300 रुपया। 1% बराबर 300 रुपया। हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था खेल पे कितना खर्च हुआ है। खेल पे कितना हुआ है? 25%। 1 बराबर 300 है, तो 25 बराबर क्या हो जाएगा? 25 गुणे 300, यानी कि 25 तिया 75। 7500 रुपए उसने खेल पे खर्च किया है। ठीक है, कितना? 7500 रुपए उसने खेल पे खर्च किया है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ऐसे सवाल, पाई चार्ट संबंधित सवाल आपको खूब एग्जाम में पूछता है, तो जब भी पूछेगा आप तैयार रहिएगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल हम आपको और देते हैं, थोड़ा समझिएगा चीजों को अच्छे से। देखिए ये बात हो गई किसकी? प्रतिशत की। अब हम थोड़ा सा आपको सवाल थोड़ा सा बदल रहे हैं। बदल क्या रहे हैं, मतलब सवाल तो यही है, बस थोड़ा सा आपको प्रारूप चेंज होगा, बाकी सवाल यही है पूरा। एक सवाल हम आपको थोड़ा सा अलग बता देते हैं। जैसे देखिए, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपनी बचत अपने पैसे का 1/2 हिस्सा
1/2 हिस्सा क्या कर रहा है, परिवार खर्च में लगा रहा है, परिवार खर्च में लगा रहा है। 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा वो व्यक्ति पढ़ाई पे खर्च कर रहा है और 1/2 हिस्सा वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। ठीक है, सॉरी, 1/6 हिस्सा वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। सवाल को ध्यान समझिएगा। अभी आप कहेंगे कि प्रतिशत वाला था तो हम 100 से कर लेते थे, ये बट्टे वाला कैसे करें हम। देखिए, किसी चीज को अगर हम संख्या में पूरा मानेंगे तो उसको हम 1 लिखते हैं, प्रतिशत में मानेंगे तो 100 लिखते हैं। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है वो 1। ठीक है, कितना, 1। अब हम सवाल को समझते हैं। देखिए, सवाल लिखा कि 1/2 परिवार पे खर्च कर रहा है, 1/3 पढ़ाई पे खर्च कर रहा है और 1/6 बचत कर रहा है। यदि यदि व्यक्ति की बचत, यदि व्यक्ति की बचत 3600 रुपए है, 3600 रुपए है, तो परिवार खर्च हमको बताना है, परिवार खर्च हमको बताना है। सेम वैसे ही लगेगा। अब देखिए, बचत 1/6 थी, लेकिन इसके हिसाब से कितना था, 3600 रुपया। कैंची गुणा कर दीजिए, 6 इधर आ जाएगा, 1 बराबर 6 गुणे 3600, कितना हो जाएगा, 0 0, 6 छक्के 36 और 6 त्रिक 18 3 21, कितना आया, 21,600 रुपया उसकी क्या आ गई, परिवार खर्च, सॉरी, बचत आ गई। हमसे पूछा क्या था, परिवार खर्च। देखिए, बात को समझिए, 1 बराबर कितना आ गया, 21,600। अगर 1 बराबर इतना है तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 21,600। सिंपल, इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, 0 2 8 16, कितना आ गया, 10,800। ठीक है, कितना आ गया, 10,800। तो 10,800 उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, परिवार खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। पाई चार्ट से संबंधित या आंकड़ों के प्रबंधन से संबंधित अभी एक क्लास और आएगी, जिसमें हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक के विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू चैनल। धन्यवाद।